प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी पीटीटी परीक्षा 2023 और बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों के लिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपका पेपर एग्जाम में आता है वैसा का वैसा दोस्तों मैंने पेपर बनाया है। और ये जो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो पिछले दोस्तों साल एग्जाम हुए हैं, मैंने दोस्तों पिछले 10 साल के पूरे पेपर देखे प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं उसी का आधार पर बनाया है दोस्तों। तो इसमें से सीधे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहते हैं दोस्तों, आपको भी साथ में कमेंट करना है। कर्नल टॉड को, हेरोडोटस को, जॉर्ज थॉमस को, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल जेम्स टॉड को कहते हैं। और दोस्तों इनको और क्या कहते हैं, घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। और इन्होंने दोस्तों गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा था। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। कर्नल जेम्स टॉड दोस्तों क्या है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। दोस्तों बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति कौन सी है? आहट संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, एवं भी दोनों, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति कौन सी है दोस्तों? तो देखो यहाँ पर आहट संस्कृति भी है और कालीबंगा भी है, यानी ए व बी दोनों। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों आप भी साथ में कमेंट कीजिए और काउंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं। दोस्तों यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, न तो इससे हार्ड आएंगे और न इससे सरल आएंगे, चाहे आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूरी क्लास दोस्तों पूरा मॉडल पेपर, इसमें हिंदी आएगी, ठीक है ना, शिक्षण अभिरुचि आएगी, मेंटल एबिलिटी आएगी, यानी दोस्तों पूरे के पूरे सब्जेक्ट आपके आने वाले, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए और कमेंट कीजिए। राजस्थान में खेल जगत में सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। दोस्तों राजस्थान में खेल के क्षेत्र में सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, यहाँ पे दोस्तों राजस्थान खेल रत्न। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा राजस्थान खेल रत्न, ठीक है ना, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, अगर खेल के क्षेत्र में सबसे ऊंचा पुरस्कार है तो वो कौन सा है? राजस्थान खेल अवार्ड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, चौथा देखिए। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जिसको ऋग्वेद में क्या दोस्तों सबसे पवित्र माना है? फटाफट कमेंट कीजिए। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना है? सरस्वती को, यमुना को, गंगा को, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ऐसी कौन सी नदी है जिसको दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना है? तो वो आपकी हो जाएगी सरस्वती नदी। कौन सी दोस्तों? सरस्वती नदी। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। दोस्तों राजस्थान के ऐसे कौन से समाज सुधारक थे जो इतिहासकार भी थे और समाज सुधारक भी थे? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो दोस्तों क्या थे, इतिहासकार होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। तो देखिए मानकर्ण शारदा, जमनालाल बजाज, हरविलास शारदा, यहाँ पे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए। एक विख्यात दोस्तों इतिहासकार होने के साथ साथ एक समाज सुधारक कौन थे? तो वो आपका जाएगा दोस्तों कौन से? बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो भाई साहब, सी ऑप्शन आपका राइट है। हरविलास शारदा ये दोस्तों क्या थे, एक विख्यात इतिहासकार थे और साथ में समाज सुधारक भी थे। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? दोस्तों राजस्थान की रियासतों में सबसे पहले कौन से दोस्तों रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? मेवाड़ में, अलवर में, जयपुर में, प्रतापगढ़ में। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ ये क्लास आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को छोड़ने के दोस्तों भूल न करें, इस क्लास को देखिए फिर एग्जाम दीजिए, आपको बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी कि इसी क्लास से सारे प्रश्न आए। तो फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों सबसे पहले जयपुर में, ठीक है ना, जयपुर रियासत में दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड। सातवां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। दोस्तों राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सबसे पहले जन्म देने वाले कौन थे? दोस्तों जन्म देने वाले क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि दोस्तों इन्होंने सबसे पहले क्या है सभी को बताया कि क्या होती है दोस्तों राजस्थान में राजनीतिक चेतना, तो इनके बारे में सबको जानकारी दी थी, इन्होंने जन्म दिया था उसको। तो देखिए अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पतीक, सेठ दामोदर दास, यहाँ पे दोस्तों सहमल वोहरा। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को दोस्तों सबसे पहले जन्म देने वाले कौन थे? तो वो आपको जाएंगे अर्जुन लाल सेठी। कौन दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी।
ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 8वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? दोस्तों सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? फटाफट कमेंट कीजिए। जिनको दोस्तों जेल में मिट्टी के तेल से जिंदा जला दिया गया था, तो फटाफट कमेंट करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के, बीकानेर के, अजमेर के, जोधपुर के। तो दोस्तों सागरमल गोपा जो कहाँ के थे? जैसलमेर के निवासी थे भाई। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। इनकी पुस्तकें भी आपने पढ़ी होगी, है जैसलमेर का गुंडा शासन, तो वही दोस्तों इनकी पुस्तकें हैं। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होगा। अपन कहाँ रहते हैं? अपन राजस्थान में रहते हैं, तो अपन को पता होना चाहिए कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? गोलाकार है क्या? अपना राजस्थान गोलाकार है क्या? विषमकोणीय है क्या? आयताकार है? यहाँ पे दोस्तों त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपना राजस्थान दोस्तों विषमकोणीय। कैसा है? विषमकोणीय। विषमकोणीय का मतलब क्या होता है? जैसे पतंगाकार। पतंग किस आकार का होता है? आपने मैप देखा होगा, मैप में, तो उसी प्रकार दोस्तों क्या है? राजस्थान की आकृति विषमकोणीय, पतंगाकार आप बोल सकते हो। 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब जो आपका एग्जाम होगा 2023 में बीएसटी से पीटीटी का, उसमें दोस्तों जीके आपका पुराने वाला ही आने वाला है, ठीक है ना। जो भी नए जिले 50 बनने की घोषणा हुई है वो नहीं आएंगे आपके, ठीक है ना। आपको पुराने वाले पढ़ना है, तो आपके पास आखिरी मौका है। अगर इस बार सिलेक्शन हो गया तो दोस्तों कम जीके पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों अगली बार से आपके पूरे 50 जिले होने वाले हैं और बहुत तकलीफ होने वाली है। तो फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती हैं? 3, 4, 8, 6। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर दोस्तों 4 जिलों की सीमाएं क्या है? पाकिस्तान से लगती है, ध्यान रखना। और दोस्तों राजस्थान की पाकिस्तान की एक सीमा लगती है, उसका नाम क्या है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा, आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर, ठीक है ना। 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है, जो दोस्तों राजस्थान से पाकिस्तान की सीमा लगती है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों पूछा है कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करती हैं? तो वो आपको हो जाएगी 4 जिलों की सीमाएं। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? माही पर, सोम पर, चंबल पर या लोनी पर? सभी के सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको दोस्तों क्लास की लिंक सेंड कर दीजिए और फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? माही पर, सोम पर, चंबल पर या लोनी पर? तो दोस्तों चंबल नदी पर बना हुआ है चूलिया जलप्रपात। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, अरावली का तारागढ़ दुर्ग किस जिले में है? देखो यहाँ पर तारागढ़ दुर्ग आपके दो, एक तो आपका बूंदी में है और एक आपका अजमेर में। यहाँ पर पूछा है अरावली का तारागढ़, तो फटाफट कमेंट कीजिए जो तारागढ़ किस दोस्तों दुर्ग है वो कौन से जिले में है? तो दोस्तों अरावली का तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कराए वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत कभी थी? फटाफट कमेंट कीजिए। और मैं इतना जल्दी क्यों बोल रहा हूं? ताकि दोस्तों आपका जो अमूल्य समय वो बच सके और जो प्रश्न है दोस्तों आप पूरा देख सको, क्लास कंटिन्यू रखो और आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो फटाफट कमेंट कीजिए, इंदिरा गांधी नहर का दोस्तों प्रारंभ कब हुआ था? फटाफट कमेंट कर देंगे सभी के सभी साथी। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 31 मार्च 1958 को। कब दोस्तों? 31 मार्च 1958 को हुई थी। जो भी विद्यार्थी एक कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया। अगर दोस्तों पूछ ले इंदिरा गांधी नहर के जनक कौन है, तो वो दोस्तों आपके हो जाएंगे कंवर सेन। कौन दोस्तों? कंवर सेन इन दोस्तों क्या है? इसके जनक है। यह भी पूछ लेते हैं, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, ऑपरेशन स्वागतम अभियान किस जिले में चलाया गया? अभियान है आपको दोस्तों पूरे के पूरे रट लेना है, ठीक है ना। अभियान आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों कौन सा अभियान है? ऑपरेशन स्वागतम अभियान किस जिले में चलाया गया? जैसलमेर में, जयपुर में, भरतपुर में या फिर जोधपुर में? तो दोस्तों ऑपरेशन स्वागतम अभियान ये दोस्तों आपका चलाया गया था कहां पर? जयपुर में। बी ऑप्शन आपका राइट जो है गुलाबी नगरी में चलाया गया था ऑपरेशन स्वागतम अभियान। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। दोस्तों आप साथ साथ में काउंट जरूर कीजिए कि इन पूरे मॉडल पेपर में से आपके कितने सही होते हैं। आपकी अग्नि परीक्षा ली जा रही है, तो फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान की दोस्तों सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? सहरिया, सांची, भील या फिर मीणा? तो देखो दोस्तों सबसे ज्यादा आपके हो जाएंगे कौन? मीणा। मीणा दोस्तों सबसे अधिक निवास कहाँ पर करते हैं? दोस्तों मीणा है जो जयपुर में सबसे अधिक निवास करते हैं। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगर पूछ रहे दोस्तों कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो दोस्तों सबसे प्राचीन आपके हो जाएंगे भील।
ठीक है ना। सबसे प्राचीन भील है। और राजस्थान की दोस्तों सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है, वो आपकी मीणा है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, वेरी गुड। चलिए 16वां प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, जयसमंद, राजसमंद, बिल्कुल बालसमंद या फिर कोलायत। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो दोस्तों सभी के सभी विद्यार्थी आंसर लेने की कोशिश करेंगे और सही उत्तर आपका हो जाएगा जयसमंद। ये दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट करा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, सवाई जय सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना कब की। दोस्तों जयपुर की स्थापना किसने की थी, सवाई जय सिंह ने की थी। तो फटाफट कमेंट कीजिए कब की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाई जय सिंह ने जयपुर नगर कब बसाया था, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा कब दोस्तों, 1727 में। कब, 1727 में सवाई जय सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की थी। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है, वेरी गुड, क्या बात है, सभी के सभी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों जो आसपास में मेरी आवाजें आ रही है उनको नहीं सुनना है, ओनली आपका ध्यान होना चाहिए दोस्तों प्रश्नों पर, उत्तर पर। जिस प्रकार दोस्तों अर्जुन का ध्यान कहाँ पर था, चिड़िया की आंख पर था, तो अपना ध्यान भी दोस्तों उसी प्रकार क्या है, केंद्रित रखिए। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा। तो देखो दोस्तों अभी तक आपको ये कमेंट करना है कि अभी तक राजस्थान में दोस्तों कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और कमेंट कीजिए राजस्थान में दोस्तों पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था, ये भी कमेंट कर बताएगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन दोस्तों कब लगा था, ये दोस्तों आपका लगा था 1967 में। कब, 1967 ईस्वी में। और दोस्तों अभी तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कुल 4 बार लग चुका है, यह भी आपको ध्यान रखना है, और ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 19वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में अंत्योदय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। अब देखो दोस्तों योजना पूछ लेते हैं, अभियान पूछ लेते हैं, ऐसे दोस्तों 3-4 प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। तो फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान में दोस्तों अंत्योदय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो देखिए 1967 में, 1977 में, 1723 में, यहाँ पे दोस्तों 1992 में। फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान में दोस्तों अंत्योदय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो ये दोस्तों कब हुई थी, आपको याद रखना है 1977 में। कब दोस्तों, 1977 में। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने, संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई, बताएंगे दोस्तों। संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बार बार पढ़ा होगा। संयुक्त राजस्थान की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, 25 मार्च 1948 को। कब दोस्तों, 25 मार्च 1948 को दोस्तों संयुक्त राजस्थान की स्थापना हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी मेरे साथी बी कमेंट करे, वेरी गुड, बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। दोस्तों दिल्ली में एक समाधि बनी हुई है शांतिवन, तो वो किसकी है, फटाफट कमेंट कीजिए। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसकी है, इंदिरा गांधी की है, जवाहरलाल नेहरू की है, लाल बहादुर शास्त्री की, यहाँ पे दोस्तों राजीव गांधी की। फटाफट कमेंट कीजिए, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसकी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की समाधि बनी हुई है। और दोस्तों ये बता दूं आपको कि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू थे। और इनकी समाधि कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित शांतिवन, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। 10वीं में आपने पढ़ा होगा, 12वीं में आपने पढ़ा होगा, अजंता की एलोरा की गुफाएं। तो फटाफट कमेंट कीजिए, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या केरल में। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है दोस्तों, फटाफट कमेंट कर दो। तो बता रहे दोस्तों अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर दोस्तों, महाराष्ट्र में। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है, वेरी गुड, सी ऑप्शन आपका राइट है। अजंता की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न आपके सामने, लोसांग है उत्सव। दोस्तों लोसांग क्या एक उत्सव का नाम है जो मनाया जाता है, बताओ भाई लोसांग कहाँ पर मनाते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। लोसांग उत्सव कहाँ पर मनाते हैं, सिक्किम में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में। लोसांग एक उत्सव है जो कि दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है, सिक्किम में। कहाँ पर दोस्तों, सिक्किम में। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट करा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ये भी दोस्तों 10वीं में पढ़ा होगा आपने, फटाफट कमेंट कीजिए। सामाजिक में पढ़ा होगा आपने, फटाफट सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। इतिहास में देखने को मिल जाता प्रश्न, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में दोस्तों पुनर्जागरण का जनक किससे कहा जाता है, दोस्तों राजा राम मोहन राय को। किसको, राजा राम मोहन राय को दोस्तों भारत में पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। तो जो भी विद्यार्थी और बी कमेंट करा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से है। तो देखो दोस्तों मुखौटा नृत्य, इसका संबंध नृत्य की कौन सी शैली से, फटाफट कमेंट कीजिए। मुखौटा नृत्य का संबंध नृत्य की कौन सी शैली से है, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? कथकली नृत्य से। किससे दोस्तों? कथकली से। ध्यान रखना, मुखौटा नृत्य का संबंध दोस्तों नृत्य की कथकली नृत्य की शैली से। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नृत्य की शैलियाँ भी पूछ रहे हैं, आपके आभूषण हो गए, नृत्य हो गए, इनसे प्रश्न मेला है, इससे प्रश्न आते रहते हैं, त्यौहार हो गए। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? दोस्तों ओणम वेरी फेमस है, फटाफट कमेंट कीजिए। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम का, केरल का, कर्नाटक का या महाराष्ट्र का? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये दोस्तों केरल में मनाते हैं ओणम, ठीक है ना, केरल में मनाते हैं दोस्तों ओणम त्यौहार। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी मेरे साथ बी कमेंट करें, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री है। दोस्तों अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी हो जाएगी कौन? सुनीता विलियम्स। कौन दोस्तों? सुनीता विलियम्स। इन्होंने दोस्तों अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, बिल्कुल। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से किस शहर को दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो देखिए कोयम्बटूर को, मदुरई को, बेंगलुरु को, यहाँ पे दोस्तों चेन्नई को। फटाफट कमेंट कीजिए, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ये आपको फटाफट कमेंट करना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे ही नया मॉडल पेपर आएगा आपके पास सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नीचे जो नंबर दिए गए दोस्तों इस पर आप मैसेज कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो वो आपका हो जाएगा कोयम्बटूर को, ठीक है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, माई कंट्री माई लाइफ किसकी कृति है? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। माई कंट्री माई लाइफ ये दोस्तों किसकी कृति है? तो देखिए किरण बेदी की, टी.एन. शेषन की, जे.एन. दीक्षित की, यहाँ पे दोस्तों लाल कृष्ण अडवाणी की। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। लाल कृष्ण आडवाणी की, यहाँ पे दोस्तों जी.एन. दीक्षित की, यहाँ पे दोस्तों टी.एन. शेषन की, यहाँ पे दोस्तों किरण बेदी की। माई कंट्री माई लाइफ किसकी कृति है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपकी हो जाएगी किसकी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी के सभी विद्यार्थी राइट कमेंट कर रहे हो, लाल कृष्ण दोस्तों आडवाणी की। तो जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, माई लाइफ माई कंट्री। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा को दोस्तों क्या नाम? अगला देखिए भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? दोस्तों भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? अर्जुन, विभूति, सी डॉट, यहाँ पे दोस्तों परम। तो दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, योजना आयोग का गठन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आ चुका है। योजना आयोग का गठन कब हुआ? फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी गुड। तो दोस्तों अब इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम अब दोस्तों क्या है? नीति आयोग है, ठीक है ना। वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग है। तो बताइए भाई नीति आयोग का यहाँ दोस्तों योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ था? 1950 में। कब? 1950 में हुआ था। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, सार्क की स्थापना कहाँ पर की गई? फटाफट कमेंट कीजिए। नई दिल्ली में, ढाका में, चिंपू में या दोस्तों काठमांडू में? सार्क की स्थापना दोस्तों कहाँ पर की गई थी? ढाका में। कहाँ पर दोस्तों? ढाका में। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। सार्क की स्थापना कहाँ पर की गई दोस्तों? ढाका में। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी गुड, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? फटाफट कमेंट कीजिए। उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या झारखंड में? हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपका झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड में। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो ये दोस्तों क्या था? 1942 में। कब? 1942 में पारित किया था। जो भी साथी भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, वेरी गुड, सी ऑप्शन आपका क्लियर है, राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है। दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज इसका संबंध किससे है? ये नाम दोस्तों आपने 10वीं या 12वीं में जरूर से जरूर सुना होगा। और जो आपका बीएसटीसी का एग्जाम होता है, जो पीटीटी का एग्जाम होता है, उसमें दोस्तों आपके प्रश्न कहाँ से आते हैं? 10वीं की बुक से आते हैं, 11वीं की बुक से आते हैं, 12वीं की बुक से आते हैं, इससे हार्ड नहीं आते। फटाफट कमेंट कीजिए, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? रेल योजना से,
जल प्रबंधन से, सड़क योजना से, या इनमें से कोई नहीं। तो वो आप कीजिएगा दोस्तों किससे, दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज, ये दोस्तों सड़क योजना से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत, यहाँ पे दोस्तों गुर्दा। आपको पता होगा दोस्तों आप मनुष्य हो, तो अपने शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है ये आपको कमेंट कर बताना है, ठीक है ना। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों वह आपका जगह यकृत। कौन दोस्तों? यकृत। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 37वां प्रश्न आपके सामने, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खियों को पालना क्या कहलाता है? फटाफट कमेंट कीजिए, मधुमक्खियों को पालना क्या कहते हैं? तो देखिए सेरिकल्चर, सिल्वरिकल्चर, पिसिकल्चर, यहाँ पे दोस्तों एपीकल्चर। तो देखिए दोस्तों मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी प्रबंधन है, इसको दोस्तों क्या कहते हैं? एपीकल्चर में आते हैं। ये सारे किस में आते हैं दोस्तों? एपीकल्चर में आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, रक्त के स्कंद हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? दोस्तों रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई? फटाफट कमेंट कीजिए, रक्त के स्कंदन हेतु दोस्तों कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो वो आपका हो जाएगा विटामिन के। कौन सा दोस्तों? विटामिन के। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी मेरे साथी सी कमेंट करें वेरी गुड। दोस्तों आप साथ साथ में कमेंट जरूर कीजिए, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, और दोस्तों गारंटी मेरी जो आप पढ़ोगे वही आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? दोस्तों इनमें से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? यकृत, पलिया, मस्ती, यहाँ पे दोस्तों हृदय। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, निम्नलिखित में से किसको दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो वो आपका जाएगा दोस्तों कौन सा? पलिया को दोस्तों क्या कहते हैं? इसको दोस्तों बिल्कुल वेरी गुड, बी ऑप्शन आपका राइट है। इसको दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों एक परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं? किलोग्राम में करते हैं, बिल्कुल ग्राम में करते हैं, एमएम में करते हैं, यहाँ पे दोस्तों कैरेट में करते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए, एक परमाणु द्रव्यमान को दोस्तों किस में व्यक्त करते हैं? तो वो आप हो जाएगा दोस्तों किस में करते हैं? एमएमयू में। किस में दोस्तों? एमएमयू में, ठीक है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने मेंटल एबिलिटी का, बिल्कुल मानसिक योग्यता भाई। अब दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न आने शुरू हो गए हैं, तो एक बार सीट बेल्ट लगा लीजिए अच्छे से, पेन कॉपी उठा लीजिए और प्रश्नों को हल करना सीखिए। सारे प्रश्न मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा, और दोस्तों रीजनिंग का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए, तो निम्न में से संबंधित वर्ण शब्द संख्या को चुने। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर संबंधित वर्ण कौन सा उसको चुनना है? 142, 21, 156। तो यहाँ पर कौन सा वर्ण आएगा वो आपको दोस्तों क्या है बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले एक का घन निकालेंगे। तो एक का घन तो आपको पता है एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 का निकालते हैं, तो 4 का कितना होता है भाई? 4 का 16 होता है, आपको पता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद उसमें क्या करेंगे? 2 का घन निकालेंगे। यहाँ पर देखो संख्या इसी के अनुसार मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। 142 है तो दोस्तों पहले 1 का निकाला, उसके बाद 4 का निकाला, उसके बाद दोस्तों किसका निकालेंगे? उसके बाद दोस्तों अपन निकालेंगे 2 का। तो देखो फिर से 2 का निकाल देते हैं। 2 का घन कितना होता है? 2 का घन होता है आपका 4। अब इनको जोड़ो, तो देखो कितने हो गए? 20 हो गए, 20 और 1 21। तो यहाँ पर 21 आ रहा है ना। तो सर ये तो राइट बात है, ऐसे ही आ रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों दूसरा कर लेंगे। तो देखो दोस्तों पहले 1 का घन निकालेंगे, यहाँ पर भी क्या 1 है, ठीक है। तो 1 का घन तो आप बोलोगे 1 ही होता है सर। उसके बाद 5 का घन निकाल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या निकालेंगे दोस्तों? 5 का घन निकालेंगे। तो 5 का घन कितना होता है? 25 होता है ना, बिल्कुल ये भी कर देंगे प्लस। उसके बाद किसका निकालना? 6 का निकालना है। तो दोस्तों 6 का घन होता है आपका 36। तो अब इनको जोड़ना है। तो देखो 36 और 25 और दोस्तों एक कितना हो गए? बिल्कुल 36 और 25 हो गए आपके 61 और 1 62। तो देखो यहाँ पर 62 कौन सी संख्या में? सी में 62 है। ऐसे दोस्तों आपको करना, दोबारा समझ लीजिए। पहले 1 का घन निकाला, उसके बाद 5 का निकाला, उसके बाद 6 का निकाला, इन सबको जोड़ा तो कितने हो गए आपके दोस्तों? 62 हो रहे हैं ना। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर कौन से दोस्तों संख्या आएगी? 62 आएंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों बड़े सरल प्रश्न होते हैं, हल करने होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, दी गई आकृति में त्रिभुज कितने? फटाफट कमेंट करो भाई, त्रिभुज इसमें कितने? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों कितने त्रिभुज हैं? 11 त्रिभुज हैं, 16 हैं, 17 हैं या दोस्तों 85 है। बड़ा ही सरल प्रश्न है, इसमें दोस्तों मैं गहरे से आपको समझाऊंगा नहीं, बहुत ही सरल है। फटाफट कमेंट कीजिए, बिल्कुल आप गिन सकते हो, आपको समझ दिया जाता है। दी गई आकृति में दोस्तों कितने त्रिभुज हैं? तो देखो दोस्तों त्रिभुज कैसे आप याद करोगे, इसमें दोस्तों आपको देखना, जैसे कि ये एक बन गया। इस प्रकार दोस्तों बड़ा त्रिभुज सरल बड़ा क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों इसमें कितने बन रहे हैं?
इसमें दोस्तों आपके टोटल 16 त्रिभुज बन रहे, कितने 16। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर ट्राई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। इस दी गई आकृति में दोस्तों कितने त्रिभुज है, 16 त्रिभुज है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट, नीचे एक पाछे की दो स्थितियों का दर्शाया गया है, तो वह संख्या ज्ञात करें जो दोस्तों 3 के विपरीत है। यहाँ पर देखो दोस्तों पाछे की दो दोस्तों क्या है, स्थितियों को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर पूछा दोस्तों 3 के विपरीत कौन सी है, ठीक है ना, 3 के विपरीत कौन सी है। तो दोस्तों दोनों में देखना है कि समान संख्या कौन सी है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों समान संख्या अपन क्या करेंगे, देखेंगे बिल्कुल। तो देखो दोस्तों 2 से अपन को घड़ी, 2 देखो यहाँ पर सेम है ना, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी दोस्तों दोनों क्या है, समान संख्या है। तो इन दोस्तों 2 से क्या करेंगे अपन, घड़ी के दोस्तों दिशा में चलेंगे इस प्रकार, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों चलते हैं इस प्रकार, कैसे करेंगे, पहले देखो यहाँ पर 2 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 को लिख लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपके 6 आ रहे तो 6 को लिख देंगे। इस प्रकार दोस्तों इस 2 वाले से चलेंगे तो पहले आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अपन तो कहाँ से शुरू किया, 2 आएगा, उसके बाद 5 है यहाँ पर तो 5 आएगा और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पर पूछा 3 के विपरीत में कौन सी है, तो देखो 3 के विपरीत में कौन सी, आपकी 6 है, ठीक है ना। 3 के विपरीत में कौन से दोस्तों, 6 है। आपको समझ में आया क्या दोस्तों, दोबारा समझ लो एक बार फिर से। देखो यहाँ पर 3 के विपरीत में पूछा है, अब देखो इसमें दोस्तों आपको देखना होता है कि सेम संख्या कौन सी है। तो देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी दोस्तों इस संख्या से क्या करेंगे अपन, घड़ी की दिशा में चलेंगे। पहले 2 लिख दिया, 1 लिख दिया और 6 लिख दिया, ठीक है। यहाँ से 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 3 लिख दिया। 3 के विपरीत में पूछा, ठीक है ना, 3 के विपरीत में पूछा है तो वो आपकी जाएगी 6 इस प्रकार, ठीक है। तो जो भी साथी 6 कमेंट करा है, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। बहुत बढ़िया, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निर्देशन एक श्रृंखला गुम होने के साथ दी जाती है। यहाँ पर क्या दोस्तों, श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर एक श्रृंखला क्या है दोस्तों, गुम है, ठीक है। तो दी गई विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करता हो। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। इस श्रृंखला को अपन को क्या करना, पूरा करना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों इसको पूरा करने वाले, तो फटाफट आप कमेंट कर दो। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो दोस्तों फटाफट हल कीजिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों अगर अपन 100 में 2 का भाग देते हैं, ठीक है ना, अगर हम 100 में 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा, 50 आएगा, पता है ना आपको। बहुत बढ़िया, फिर दोस्तों 50 में क्या करेंगे, 50 में 2 को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 52 आ जाएंगे, ठीक है। फिर 52 में क्या करेंगे, 52 में 2 का भाग लगाएंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 26 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 28 आ जाएगा, ठीक है ना, 28 आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 28 का आधा करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो आपका 14 आ जाएगा। तो 14 किस में दोस्तों, 14 है जो आपका ए ऑप्शन में, ठीक है ना, बिल्कुल ए में आपका 14 है। कैसे हुआ देख लो दोस्तों, 100 में 2 का भाग दिया, 50 आ गए, 50 में 2 को प्लस किया, 52 आ गए, 52 में 2 का भाग किया, 26 आ गए, 26 में 2 को प्लस किया और दोस्तों फिर क्या किया आपने, 2 का भाग दिया, तो यहाँ पर आ जाएंगे 14। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ये कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आर्यन का एक भाई है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर पहले आर्यन लिख देते हैं, आर्यन का एक भाई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम विष्णु है, ठीक है ना। तो देखिए आर्यन चेतन का बेटा है, तो इसके पिता का नाम क्या है दोस्तों, चेतन। इसका मतलब इन दोनों के पिता का नाम क्या है दोस्तों, चेतन, ठीक है ना, बिल्कुल इन दोनों के पिता का नाम क्या है, चेतन। यहाँ पर सही लिखना नहीं जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ठीक है। देव चेतन के पिता है, तो इसके पिता का नाम क्या है, इनके पिता चेतन के पिता का नाम देव है। तो देखो दोस्तों रिश्ते में विष्णु देव का क्या लगता है, तो देखो दोस्तों विष्णु देव का क्या लगेगा, इसका दादा हो गया ना, बिल्कुल। देखो देव किसका पिता है, चेतन का, चेतन किसका लड़का है, बिल्कुल चेतन के लड़के का नाम क्या है, विष्णु और आर्यन। तो दोस्तों विष्णु का संबंध देव से क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा ग्रैंड सन, ठीक है ना, बिल्कुल दोस्तों। पोते को अंग्रेज में क्या कहते हैं, ग्रैंड सन कहते हैं। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना, दादा पोता हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, रमन 10वीं कक्षा का छात्र है। दोस्तों ये प्रश्न नहीं है, लेकिन इससे अपन को कोई लेना देना नहीं कि रमन 10वीं का या 12वीं का छात्र है, ठीक है। अगला देखिए, अपनी कक्षा में उनकी स्थिति शीर्ष से 16 है। तो देखो दोस्तों शीर्ष से कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है, और नीचे से 49 नंबर पर आता है, ठीक है ना, नीचे से कितने नंबर पर आता है, 49वें नंबर पर आता है। तो दोस्तों कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, बताओ कि दोस्तों कुल कक्षा में छात्र कितने होते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। जब दोस्तों अपन क्लास में हाजिरी भरते हैं, ठीक है ना, तब दोस्तों चेतन कितने ये दोस्तों रमन कितने नंबर पर आता है, 16वें नंबर पर आता है, और नीचे से अगर बात की जाए तो दोस्तों तो ये आता है 49वें नंबर पर। तो फटाफट कमेंट कर दो भाई। ऐसे में आपको क्या करना होता है दोस्तों, देख लो, लेफ्ट प्लस राइट को क्या करना होता है, जोड़ना होता है।
लेफ्ट प्लस दोस्तों राइट को जोड़िए और -1 कर दीजिए, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है ना। पहले लेफ्ट को जोड़ो, फिर दोस्तों राइट को जोड़ो, फिर दोस्तों उसमें से -1 कर दो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 16 प्लस 49, और अब देखो दोस्तों 16 और 49 कितने होते हैं, 65 होते हैं, ठीक है ना। ये आपको हो जाएंगे 65। तो 65 से दोस्तों एक को आप क्या करना, माइनस कर दो, तो वो आप कितने हो जाएंगे दोस्तों, 66 हो जाएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों कुल कक्षा में छात्र कितने हैं, 66 है, ठीक है ना। कुल दोस्तों कक्षा में छात्र कितने हैं, 66 हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। देखो ऐसे प्रश्न में एक ही करना है आपको, लेफ्ट प्लस दोस्तों राइट को जोड़ना है, ठीक है ना। 16 और 49 को जोड़ो, इसमें से एक कर दो माइनस, आपका आ जाएगा आंसर। बड़ा सरल होता है। तो ए आपका हो जाएगा राइट। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ईडी की तुलना में तेज है। तो देखो दोस्तों ई है जो क्या है, डी की तुलना में तेज है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ई को लिख देंगे, उसके बाद कौन आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, लेकिन एफ की तुलना में धीमा है। तो सबसे इनमें से दोस्तों तेज कौन दौड़ता है, एफ दौड़ता है, तो एफ में धीमा है, ठीक है। ये दोस्तों एक आपकी बन गई, ठीक है, श्रृंखला। अब दूसरी देखिए, ए बी की तुलना में तेज दौड़ता है। तो देखो दोस्तों ए जो क्या है, बी की तुलना में तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। उसके बाद देखिए, लेकिन सी तेज जितना तेज नहीं दौड़ता है। बिल्कुल। तो देखो दोस्तों सी तो क्या है, इससे तेज नहीं दौड़ता, यहाँ पर आ जाएगा सी, ठीक है ना। और जो कि डी की तुलना में धीमा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर पूछा है डी की तुलना में, तो सी दोस्तों क्या है, डी की तुलना में धीमा है। तो यहाँ पर पहला क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों पहले आएगा डी, ठीक है ना। उसके बाद आएगा सी। तो देखो दोस्तों सबसे तेज कौन दौड़ता है, ए दौड़ता है, उसके बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद सी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कौन सा सबसे तीसरा तेज दौड़ता है। तो इनमें से दोस्तों तीसरे नंबर पे कौन है, देखो 1 2 3 पे कौन है, डी है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी देख लो 1 2 3, तीसरे नंबर पे कौन है, डी है। तो डी ऑप्शन आपका आ जाएगा राइट। यहाँ पर डी राइट नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, बी को राइट करना है। बी में दोस्तों क्या है, डी है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। डी है जो क्या है दोस्तों, तीसरे में सबसे तेज दौड़ता है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर डी आपका दौड़ता है, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या पूछ रखा है, दिए गए शब्दों में अक्षरों का उपयोग करके केवल एक शब्द बनाया जा सकता है, उसका पता करना है। यहाँ पर अक्षर है, इस तो दोस्तों यहाँ पर अपन को शब्द का निर्माण करना है। तो कैसे करेंगे, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। दिए गए शब्दों में अक्षरों का उपयोग करके केवल एक ही शब्द दोस्तों क्या इनमें से बना सकते हैं। 4 शब्द इनमें से दोस्तों क्या है, एक ही शब्द बनेगा। तो कौन सा बनेगा, देखो तो यहाँ पर देखो पी है, पहले नंबर हम दोस्तों क्या करेंगे, फर्स्ट को पढ़ेंगे। तो देखिए FRST, तो देखो यहाँ पर एफ तो किसी में है ही नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं बन रहा, ठीक है। LAR के, तो देखो यहाँ पर के इसमें नहीं है, ठीक है ना। के इसमें दोस्तों क्या है, के नहीं है इसमें। तो देखो ये पहला वाला भी, दूसरा भी नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए HY, H है, ठीक है, वाई नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। अब देखिए PI, पी है इसमें, बिल्कुल आई है, S है, आई है, टी है, ON, बिल्कुल। तो दोस्तों ये शब्द आपका बन रहा है, ठीक है ना। चौथे नंबर वाला शब्द दोस्तों इससे बन रहा है, बाकी वाले नहीं बन रहे, ठीक है दोस्तों। इसी को दोस्तों इन अक्षरों से एक नया शब्द बना होता है, तो वो आपका दोस्तों क्या बन रहा है, ये डी वाला बन रहा है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला चुने। श्रृंखला में दोस्तों अगला पद कौन सा आएगा, 3 है, 10 है, 101 है। तो 101 से आगे क्या आएगा, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। 101 से आगे क्या आएगा बताओ। श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कौन सा शब्द आएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, वेरी सिंपल होता है। तो देखिए बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पर दोस्तों 3 का घन करेंगे। 3 का घन कर दो, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 में 1 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद देखो 10 का घन करेंगे, तो 10 का घन कितना होता है, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। तो देखो दोस्तों 10 का घन हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 100 में 1 को ऐड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 101 आ जाएंगे। आ रहे हैं ना 101, बिल्कुल 101 आ रहे हैं। अब देखो दोस्तों 101 का घन करेंगे, कितना करेंगे दोस्तों, 101 का घन करेंगे, फिर 1 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों 101 का घन करने के बाद 1 को प्लस करना है, तो आपके दोस्तों आंसर आ जाएगा कितने, बिल्कुल बहुत सही, 10,202। कितने दोस्तों, 10,202 आ जाएंगे। देखो दोस्तों 101 का घन कितना होता है, 101 का घन दोस्तों होता है 10,201 होता है। इसमें 1 को ऐड कर दिया तो आपको आ जाएंगे दोस्तों कितने, 10,202। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट करा है, सी ऑप्शन राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करे वेरी गुड। देखो 3 का घन मैंने बता दिया कितने होता है, 3 का घन आपका होता है 9 होता है।
ठीक है, प्लस 1 कर दिया 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएंगे ना, अगली संख्या आ गई 10 का घन कर दिया कितना होता है, 10 का घन 100 होता है, 100 में 1 प्लस कर दिया 101 आ गए ना, बिल्कुल 100 आ गए। उसके बाद 101 का घन किया, ठीक है, 101 का घन कितना होता है, तो दोस्तों 101 का घन होता है 10,000 और 201, ठीक है, तो इस बार 1 प्लस कर दिया कितना आएंगे 10,202 आ गए। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत बढ़िया। यदि 3 @ 5 = 12 है तो 2 @ 7 = 11 है, तो 4 @ 4 का मान होगा। तो देखो दोस्तों 3 × 5 करो, सीधा आपका ट्रिक है, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। 15 में से 3 को कर दो माइनस, कितने हो गए 12 हो गए, तो 12 यहाँ पर है, बिल्कुल ये तो हो गया। इस प्रकार दोस्तों करना है। तो देखो दूसरा करते हैं, 2 × 7 कर दो 14 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे 14। 14 में से 3 को माइनस कर दिया कितने होंगे 11 होंगे, बिल्कुल ये भी हो रहा सही। तो इसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे 4 को 4 से गुणा कीजिए, बिल्कुल, तो 4 को 4 से गुणा करने में दोस्तों कितने मिलेंगे अपन को, देखो 4 × 4, तो देखो 1 छुक 2 छुक 8 3 छुक 12 4 छुक 16, बिल्कुल 16 में से 3 को माइनस कर दो, तो देखो यहाँ पर आगे 16 में से क्या करेंगे 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो दोस्तों माइनस करने पर कितने मिलेंगे अपन को 13 मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों शब्द आएगा या संख्या आएगी 13 आएगी, ठीक है ना। 13 कितने में 13 दोस्तों आपके सी में, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। इसी प्रकार दोस्तों आपको करना होता है। अब देखो मैंने आपको दोस्तों गहराई से समझा दिया है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों आपके हिंदी के प्रश्न आने शुरू हो गए हैं, तो ये आपका हिंदी का दोस्तों शुरुआत हो चुकी है। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, हिंदी के दोस्तों यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो देखिए सत्यासत्य शब्द का सही विग्रह है, सत्यासत्य शब्द का दोस्तों सही विग्रह कौन सा है, सत्य या सत्य, सत्य और असत्य, सत्य असत्य, यहाँ पे दोस्तों सत्य का असत्य। फटाफट कमेंट किया भाई, सही विग्रह करना आपका सत्यासत्य का, सत्यासत्य का दोस्तों सही विग्रह कौन सा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सभी के सभी सारे एक बार कमेंट कीजिए दोस्तों, क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो कौन सा हो जाएगा सत्य असत्य, ठीक है, सत्य असत्य, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने, प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं वो कहलाते हैं। बताओ दोस्तों ऐसे कौन से प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर दोस्तों उनके क्या है अर्थ को या दोस्तों रूप को बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं। फारसी प्रत्यय, अरबी प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, यहाँ पर दोस्तों कृत प्रत्यय। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो कौन से कृत प्रत्यय, ठीक है ना, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ध्यान रखना भाई, जो दोस्तों संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, जंगम शब्द का सही विलोम है, जंगम शब्द का सही विलोम है, बिल्कुल जंगम शब्द का दोस्तों सही विलोम कौन सा हो जाएगा। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। डरावना, स्तर, स्थूल, यहाँ पे दोस्तों स्थावर। विलोम शब्द पूछा है, विपरीत पूछा, इसका उल्टा क्या होता है। फटाफट कमेंट कीजिए। तो वो दोस्तों इसका जो उल्टा क्या होता है स्थूल होता है, किसका दोस्तों स्थूल, ठीक है ना। जंगम शब्द का दोस्तों विलोम क्या होता है स्थूल होता है। तो जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है सी ऑप्शन आपका राइट। अगला ऑप्शन आपके सामने, भारतीय शब्द का सही युग्म है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर युग्म का अर्थ बताना है, ठीक है ना। भारतीय का अर्थ क्या होता है और भारतीय का दोस्तों सही युग्म का अर्थ कौन सा है। तो देखिए पार्वती, भारतवासी, भारत माता, भारतवासी, सरस्वती, भारतवासी, यहाँ पे दोस्तों भारतवासी सरस्वती। फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कौन सा जाएगा, भारतीय का मतलब क्या होता है सरस्वती होता है और भारतीय का मतलब क्या होता है भारतवासी होता है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, अबीर के द्वारा पत्र लिखा गया, ये उदाहरण किस वाच्य का है। दोस्तों अबीर का द्वारा क्या है पत्र लिखा गया, ये उदाहरण किस वाच्य का है, किसी का भी नहीं है, भाववाच्य का, कर्मवाच्य का है दोस्तों, कृतवाच्य का। तो दोस्तों अबीर के द्वारा क्या है पत्र लिखा गया है, ये दोस्तों क्या यहाँ पर कर्मवाच्य का हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों सकर्मक क्रिया किस वाक्य में, इन चारों में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। तो देखो दोस्तों सकर्मक क्रिया को अपन कैसे पहचानेंगे, जहां पर दोस्तों कोई भी वस्तु कम होती हो, ठीक है ना, जहां पर दोस्तों क्या है वस्तु खर्च होती हो। तो देखो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर तो कोई खर्चा नहीं है, सांप रेंगता है, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं है, बंदर केला खाता है। तो देखो दोस्तों बंदर केला खाएगा, क्या है केला तो कम होना ही है, तो मतलब क्या यहाँ पर दोस्तों खर्च हो रहा है। और अब देखिए दादा अभी जयपुर होकर आइए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों क्या है किसी भी वस्तु कम हो रही है खर्च हो रही है, तो वो आपका दोस्तों सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाता है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ऐसे आपको पहचान करनी होती है। अगला ऑप्शन आपके सामने, जो शत्रुओं को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो दोस्तों क्या है शत्रुओं को मार डालता है, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, निर्दयी, जन्मांध, नस्वर, यहाँ पर दोस्तों शत्रुघ्न। फटाफट कमेंट कीजिए,
जो शत्रुओं को मार डालता है। उसके लिए दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे भाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको कौन सा दोस्तों, शत्रुघ्न, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, शत्रुघ्न कहेंगे भाई, जो दोस्तों शत्रुओं को मार डालता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। आपके दोस्तों एग्जाम में विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, एक शब्द ऐसे आपके आने वाले, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए, उपसर्ग है, पढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न में प्रत्युत्तर उपसर्ग है, बताओ भाई प्रेषण शब्द में दोस्तों उपसर्ग कौन सा है। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, उपसर्ग आपके आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो दोस्तों प्रेषण शब्द में उपसर्ग कौन सा है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पर उपसर्ग है, कौन सा, पर उपसर्ग है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड। पर दोस्तों क्या है, उपसर्ग है, तो सी आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, भागी शब्द में कौन सी संधि है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को पूरा देखना है। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, सभी से निवेदन है दोस्तों, मेहनत को समझना है दोस्तों। क्लास पढ़ाने में कितनी मुश्किलें आती है, कितने दोस्तों आपको पता है पीछे आवाज़ें आ रही है, फिर भी दोस्तों हम क्या है अपने टारगेट को लेकर चल रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है। इसलिए दोस्तों आप ही थोड़ा सहयोग कीजिए, क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट कीजिए भागी शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर है गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, यहाँ पे दोस्तों व्यंजन संधि। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला ऑप्शन आपके सामने, इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों नहीं कहोगे आप साथ में पढ़ना, ठीक है ना। अब जल्दबाजी में क्या करोगे, पवन का कौन सा पर्यायवाची है ऐसा पढ़ लोगे दोस्तों, घोड़ा भर दोगे तो गलत हो जाएगा भाई। ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, प्रश्न को पूरा पढ़ना है कि इनमें से कौन सा दोस्तों पवन का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए समीर, वात, अनिल, यहाँ पर दोस्तों अनल। तो यहाँ पर दोस्तों क्या नाम है, अनल नाम आया, ठीक है ना, अनल। तो दोस्तों अनल तो अग्नि का पर्यायवाची है, किसका, अग्नि का पर्यायवाची होता है दोस्तों अनल, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। बाकी वाले तीनों किसके पर्यायवाची है, पवन के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों इनमें से भाववाचक संज्ञा किसमें, बालक में, सुंदर में, बचपन में या दोस्तों बचपन में, बताओ भाई इनमें से भाववाचक संज्ञा किसमें, भाववाचक दोस्तों संज्ञा किसमें, बचपन में, किसमें दोस्तों, बचपन में। सी ऑप्शन आपका राइट है, सी आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, अनुमति शब्द का अनेकार्थी है, बताओ भाई अनुमति का दोस्तों अनेकार्थी पर्यायवाची, फटाफट कमेंट कीजिए अनुमति का पर्यायवाची। तो देखिए आज्ञा, अवज्ञा, परिज्ञा में दोस्तों अनुज्ञा, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। अनेकार्थी शब्द का पूछा है, अनुमति के शब्द का दोस्तों अनेकार्थी कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका जाएगा दोस्तों कौन सा, अनुज्ञा, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है, अनुज्ञा, डी आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आपके सामने, चंद्रमा का सही पर्यायवाची है। दोस्तों चंद्रमा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो देखिए सुरपति, मध्वा, पद्माकर, यहाँ पे दोस्तों विदु, बताओ भाई सभी के सभी साथी कमेंट कीजिए चंद्रमा का पर्यायवाची, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विदु दोस्तों क्या है, चंद्रमा का पर्यायवाची है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। आगे बढ़ लेते हैं, अगला ऑप्शन आपके सामने, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, बताओ भाई जिस व्यक्ति को अपन दोस्तों क्या है पत्र लिखते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए प्रेषक कहते हैं, प्रेषित कहते हैं, प्रेषक, यहाँ पर दोस्तों प्रेषण, बताओ भाई जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया प्रेषित, किसे दोस्तों क्या कहते हैं, प्रेषित कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, बी आपका हो जाएगा राइट। जिस व्यक्ति दोस्तों पत्र लिखते हैं ना, जिस व्यक्ति को हम पत्र लिखते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं, प्रेषित कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है, इस वाक्य में किस भाग में अशुद्धियां हैं। तो वाक्य दोस्तों कौन सा है, वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है, इस वाक्य में दोस्तों अशुद्धि कहाँ पर है, तो देखिए वह में अशुद्धि है, नहीं है, गीत की नहीं है, ठीक है, और चार बिल्कुल इसमें नहीं है, लड़ियां देखो दोस्तों पंक्तियां होती है, ठीक है, गीत की क्या होती है, पंक्तियां होती है, लड़ियां नहीं होती है। लड़ियां किसकी होती है, जैसे दीपावली के भट्टू कहलाते हैं, ठीक है ना, देखो बम वगैरह आती है उसकी क्या होती है, लैंड होती है, लड़ियां, तो वो होती है। पर दोस्तों गीत में क्या होती है, गीत में पंक्तियां होती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है, लड़ियां नहीं होगी पंक्तियां गाती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, इस भाग में क्या है, अशुद्धि है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला ऑप्शन आपके सामने, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। दोस्तों कौन से वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो देखो दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम शुरू होना, ठीक है ना। एक पूरा काम होने के बाद दोस्तों क्या है, दूसरा काम क्या कहलाता है, पूर्वकालिक कहलाता है। तो देखो भाई यहाँ पर एक काम पूरा कहाँ पर हो रहा है, वह ना कर पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी, यहाँ पर थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, यहाँ पर दोस्तों क्या है, घंटा लगते ही वह चल पड़ा। तो देखो दोस्तों पूर्वकालिक किसमें, वह नहाने के बाद क्या करेगा, पढ़ेगा,
यानी दोस्तों नहाने की क्रिया कंप्लीट होने के बाद दोस्तों नई क्रिया कौन सी होने आएगी, पढ़ेगा वो। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ये कमेंट करा है वेरी गुड। वो नहाकर पढ़ेगा दोस्तों, ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। अगला ऑप्शन आपके सामने। तो देखो यहाँ पर दोस्तों विकल्प आपको नहीं देखने, ठीक है ना, विकल्प थोड़ा गलत है। तो देखो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोपोक्ति का भावार्थ है। देखो दोस्तों सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, इसका लोपोक्ति का भावार्थ क्या, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों क्या है, आपको ध्यान रखना है, बहुत सीधा होने पर दोस्तों क्या है, काम नहीं चलता है। कभी कभी दोस्तों क्या है, थोड़ा टेढ़ा भी होना पड़ता है। टेढ़े का मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सीधे का मतलब क्या होता है दोस्तों, शरीफ नहीं होना, ठीक है ना। बिल्कुल ज़्यादा शरीफ होगा क्या दोस्तों, दुनिया लूट लेती है, मजाक बना लेती है। तो थोड़ा तो अपने अंदर भी कुछ होना चाहिए। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर रहा है कि बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता है, बिल्कुल राइट है। अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, क्या बचेगा, देखिए शिक्षा के प्रचार व प्रसार से। तो देखो दोस्तों शिक्षा के प्रचार प्रसार से तो देखिए लोकतंत्र मजबूत होता है, ठीक है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है यहाँ पे दोस्तों, ये सभी। तो देखो दोस्तों शिक्षा का अगर प्रचार हो रहा है ना, शिक्षा को दोस्तों जागरूकता आ रही है, तो क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल लोकतंत्र मजबूत होना ही है। अंधविश्वास भी दोस्तों धीरे धीरे कम होगा और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ेगी। तो ये सभी आपका हो जाएगा राइट, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए कि शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। दोस्तों शिक्षण रुचि का प्रश्न है, फटाफट कमेंट कीजिए। आपको एक शिक्षक के रूप में इसका आंसर देना है। दोस्तों शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है, प्रधानाध्यापक का होता है, शिक्षकों का होता है, सरकार का, यहाँ पर दोस्तों शिक्षाविदों का। बताओ भाई, शिक्षण की समस्याओं को हल करना किसका दायित्व होता है, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर दोस्तों किसका दायित्व होता है, शिक्षकों का, ठीक है ना। अगर बच्चों को कोई शिक्षण में परेशानी आती है तो उसकी समस्या का हल कौन करेगा, शिक्षक ही करेगा। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ सही नहीं आ रही है, पर दोस्तों आपके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसलिए एक लाइक तो बनता ही है। अगला ऑप्शन आपके सामने कि शिक्षक की योग्यता व आचार का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो देखो दोस्तों किसी भी शिक्षक का क्या है, मूल्यांकन करना है, तो सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं, प्रधानाचार्य करते हैं, उनके शिष्य करते हैं, समाज में प्रमाद लोग करते हैं, यहाँ पर दोस्तों विशेषज्ञ करते हैं। तो देखो दोस्तों शिक्षक का दोस्तों मूल्यांकन कौन कर सकता है, उनके शिष्य ही कर सकते हैं। किस तरह अच्छा पढ़ाते नहीं पढ़ा रहे सर के दोस्तों, ये जो आचरण कैसा है, उनकी योग्यता कैसी है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, वेरी गुड। चलिए अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो देखो दोस्तों शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, देखिए। तो देखिए क्या पूछ रखा है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना, यहाँ पे दोस्तों छात्रों को साक्षर बनाना, यहाँ पे दोस्तों बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो देखो इसमें से सबसे सही उत्तर कौन सा है, बालकों का सर्वांगीण विकास, ठीक है दोस्तों। अपने दोस्तों विस्तार में शिक्षा का एक ही उद्देश्य दोस्तों क्या है कि बालकों का क्या हो दोस्तों, सर्वांगीण विकास हो। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने क्या बचेगा, देखिए पाठ्यक्रम निर्माण में बहुत सी बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी चाहिए। जब दोस्तों क्या है एक पाठ्यक्रम का निर्माण होता है तब दोस्तों कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो देखो शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान रखना चाहिए, छात्र की आवश्यकता को, रुचि व योग्यताओं को, यहाँ पे दोस्तों शिक्षक अनुसंधानों को, यहाँ पर ए व बी दोनों को। तो देखो दोस्तों यहाँ पर देखो बी तो आपका बिल्कुल राइट है और ए भी राइट है। तो ए व बी दोस्तों क्या है, राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा वेरी गुड। अब जब दोस्तों पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, सिलेबस का निर्माण, तब दोस्तों एक तो क्या है शिक्षा के उद्देश्य को अपन को ध्यान रखना होता है और छात्र की आवश्यकता को और दोस्तों उसकी रुचि और योग्यताओं की। तो दोस्तों बालक कितनी योग्यता है इसकी और इससे दोस्तों रुचि किसमें है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, सरकार के रोजगार के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रचार होना, उद्देश्यहीन शिक्षा होना, या फिर दोस्तों घटिया स्तर की शिक्षा। फटाफट कमेंट कीजिए, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों उद्देश्य शिक्षा, ठीक है ना। शिक्षा का क्या दोस्तों उद्देश्य नहीं है भाई, शिक्षा में बच्चे टारगेट लेकर नहीं चलते कि मुझे बड़ा होकर पुलिस बनना है, शिक्षक बनना है। तो दोस्तों अपन क्या एक शिक्षा का उद्देश्य लेंगे चलेंगे ना, तो लक्ष्य हमारा हमेशा पूरा होता है। अगर आप दोस्तों अभी से BSTC का या PTT का लक्ष्य लेके चलते हो कि मुझे हर हाल में BSTC पास करनी है, PTT पास करनी है, तो एक दिन वो दोस्तों जाके कंप्लीट होता ही होता है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आपके सामने, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे। अब देखो अगर आप क्या प्रार्थना स्थल पर खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर कोई सम्मान समारोह है और आपको दोस्तों बोल दिया जाए कि किसी गंभीर विषय पर आपका भाषण देना है, तो अपन क्या करेंगे, इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे भाई मैं तो नहीं बोल पाऊंगा,
यहाँ पे दोस्तों सर्च तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ देर का समय मांगेंगे। सबसे सही कौन सा है दोस्तों? सबसे सही एक ये कि अपन क्या करेंगे, खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे भाषण देने के लिए, चाहे मामला गंभीर हो या कैसा भी दोस्तों, क्या है हमेशा आगे रहना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अपन भाषण देंगे तभी तो दोस्तों क्या है, बच्चों का विकास होगा, बच्चे को सीखेंगे अपने से। अगला ऑप्शन आपके सामने, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है बताओ भाई, विद्यालय का दोस्तों क्या है, सभी कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। इससे होता क्या है, सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, यहाँ पे दोस्तों आत्मविश्वास में विकास में सहायता मिलती है। यहाँ पे ये सभी बिल्कुल सभी की सभी बातें राइट है, तीनों की तीनों। सीखने का अवसर मिलता है अपन को, जब आगे जाएंगे क्या दोस्तों कुछ नया सीख के जाएंगे, व्यक्तित्व का विकास भी होगा, आत्मविश्वास मिलेगा दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या बढ़ेगा। तो दोस्तों बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, किसी भी चीज़ को क्या है, बच्चों को समझाना है सरल से, तो अध्यापक में कौन सा गुण होना चाहिए? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, प्रभावी अभिव्यक्ति, यहाँ पर दोस्तों सहजता। बताओ भाई, सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। दोस्तों क्या होगा, जब दोस्तों प्रभावी व्यक्तित्व होगा ना, यहाँ पर दोस्तों शिक्षक में आत्मविश्वास होगा, तो अभी दोस्तों क्या है, बच्चे को वो आसानी से समझ पाएगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी सी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, ये दोस्तों हमारी क्लास का आखिरी सवाल है, ठीक है ना, ये हमारी क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है। एक अध्यापक के रूप में प्राथमिकता देंगे अपने एक शिक्षक है, ठीक है, मैंने बता दिया। शिक्षण अभिरुचि के सारे प्रश्न आपको कैसे करने हैं, शिक्षक के रूप में ही बताना है आपको, ठीक है ना, इसके आंसर। तो उसमें क्या है, आप एक अध्यापक है और अध्यापक के रूप में दोस्तों प्राथमिकता देंगे विज्ञान के विषय को देंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचारों को, उच्च विचारों को, यहाँ पर दोस्तों आस्था को। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को, विचारों को, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों कमेंट कीजिए 80 प्रश्नों में से आपके कितने राइट हुए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो नंबर दे देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, ठीक है ना, 7062676615। इस पर आपको मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। BSTC PTT लेकर मैसेज कर दीजिए दोस्तों, और उसको अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और भी क्लासें आपकी आती रहेगी दोस्तों, पूरा मॉडल पेपर है। अगर आप बोलोगे तो राजस्थान जीके लाएंगे, भारत का जीके लाएंगे। इसलिए दोस्तों आप अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों कमेंट कीजिए क्लास आपको कैसी लगी।